हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से यूपी लेखपाल का खलिहान सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जो आज का हमारा विषय है ना, ये कोई आम टॉपिक नहीं है। हाँ, तो इसी विविधता को समझने के लिए प्रैक्टिस सेट के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? सही उत्तर है उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय व मानसूनी। अब ये शब्द सुनने में तो बड़े भारी लगते हैं। हाँ, थोड़े तकनीकी तो है। मतलब उष्ण यानी गर्म और शीतोष्ण का मतलब ठंडा। एक ही समय में ये विरोधाभास कैसे संभव है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इस एक ही वाक्य में ना उत्तर प्रदेश का पूरा भौगोलिक चरित्र छिपा हुआ है। अगर हम ध्यान दें तो कर्क रेखा राज्य के काफी करीब से गुजरती है। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बिल्कुल, जिससे यहाँ गर्मी भरपूर होती है, इसलिए ये उष्ण है। लेकिन उत्तर में क्या है? विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला खड़ी है। ओह, तो वो ठंडी हवाओं को रोकता है। एकदम सही। वो साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाली जमा देने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेती है। इसी वजह से सर्दियां कड़ाके की तो होती हैं, लेकिन बर्फीली नहीं होती। अच्छा, और मानसूनी का क्या लॉजिक है? मानसूनी का सीधा अर्थ है कि यहाँ का जो पूरा जीवन चक्र है वो एक विशेष मौसम की बारिश पर निर्भर है। हिमालय एक बहुत बड़े सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। मतलब ये सुरक्षा कवच और समुद्र से दूरी एक और दिलचस्प स्थिति पैदा करते हैं। प्रैक्टिस सेट का अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 2, ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर है उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। अब ये महाद्वीपीय प्रभाव क्या होता है? उत्तर प्रदेश तो किसी महाद्वीप के बीचों बीच नहीं है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। भूगोल में महाद्वीपीय प्रभाव का अर्थ होता है समुद्र तट से दूरी। पानी की एक खासियत होती है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। बिल्कुल, जो तटीय इलाकों के तापमान को नियंत्रित रखता है। लेकिन ऊपरी गंगा का मैदान समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इस दूरी के कारण जमीन बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। अच्छा, तो इसीलिए इन क्षेत्रों में मौसम इतना चरम पर होता है। हाँ, गर्मियों में भयंकर गर्मी और सर्दियों में हाड़ कंपाने वाली ठंड। इसे ही उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। यानी समुद्र का वो कूलिंग इफेक्ट यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। इसी सूखेपन का एक बड़ा उदाहरण अगला सवाल है। प्रश्न 3, आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला आता है? सही उत्तर है झांसी। झांसी में ये सूखापन इतना ज्यादा क्यों है? झांसी और जो पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो दक्षिण के पठारी भाग का हिस्सा है। यहाँ की जमीन जो है वो पूरी तरह से पत्थरीली है। और पत्थर पानी तो सोखते नहीं है। एग्जैक्टली, वो पानी को सोख पैर रखने में सक्षम नहीं है। आर्द्र शुष्क उष्ण का वैज्ञानिक अर्थ ये है कि यहाँ तापमान तो उष्णकटिबंधीय स्तर का रहता है, लेकिन हवा में नमी बहुत तेजी से खत्म हो जाती है। चट्टानी जमीन दिन में एकदम ओवन की तरह तपती होगी। बिल्कुल ओवन की तरह। और जो थोड़ी बहुत नमी होती भी है उसे वाष्पित कर देती है। खैर, नमी और बारिश की इस पहेली को सुलझाने के लिए पूरे राज्य को बांटा गया है। प्रश्न 4, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? सही उत्तर है 2। मेरा सवाल है कि केवल 2 ही क्यों? क्योंकि प्रकृति को जो वितरण है ना वो बहुत स्पष्ट है यहाँ। एक वो क्षेत्र है जहाँ बारिश का पानी छप्पड़ फाड़ कर बरसता है, जिसे आर्द्र और उष्ण प्रदेश कहते हैं। और दूसरा वो विशाल क्षेत्र है जहाँ बारिश मध्यम या कम होती है, जिसे साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश कहा जाता है। मतलब ये विभाजन कोई कागजी लकीर नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर तय करता है कि किस इलाके का किसान धान बोएगा और कहाँ का किसान ज्वार या बाजरा। तो जहाँ छप्पर फाड़ कर बारिश होती है वो तो पक्का हिमालय के एकदम नीचे का इलाका होगा। प्रश्न 5, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? सही उत्तर है 120 से 150 सेंटीमीटर। यह मात्रा एक कृषि प्रधान राज्य के लिए क्या मायने रखती है? 120 से 150 सेंटीमीटर बारिश का मतलब है पानी की एकदम प्रचुरता। जब बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं नमी लेकर आती हैं तो हिमालय एक विशाल दीवार की तरह उनके सामने खड़ा हो जाता है। और हवाएं उस दीवार को पार नहीं कर पाती। हाँ, हवाएं इस दीवार से टकराकर ऊपर उठती हैं,
फिर ठंडी होती हैं और अपनी सारी नमी इसी तराई क्षेत्र में उड़ेल देती हैं। ये भारी बारिश इस पूरे इलाके को नमी से भर देती है। एक मिनट, लेकिन जो इलाके इस तराई बेल्ट से बाहर हैं उनका क्या? प्रश्न 6। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को कितने उपविभागों में बांटा गया है? सही उत्तर है 3। हाँ, तो इन क्षेत्रों में बारिश तराई जितनी तो होती नहीं है, इसलिए इन्हें 3 हिस्सों में समझा जाता है: पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान और पश्चिमी मैदान। तो क्या पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बारिश कम होती जाती है? एकदम सही पकड़ा आपने। पूर्व से शुरू होकर पश्चिम की ओर जाने पर बारिश की मात्रा लगातार घटती जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्याप्त नमी रहती है, लेकिन पश्चिमी मैदानों तक पहुंचते पहुंचते बादल लगभग खाली हो चुके होते हैं। अरे वाह, ये तो पूरा एक सिस्टम है। खैर, बारिश से आगे बढ़कर अब मौसम के उन खतरनाक रूपों की बात करते हैं जो जनजीवन अस्त व्यस्त कर देते हैं। प्रश्न 7। किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में लू नामक धूल भरी आंधियां चलती हैं? सही उत्तर है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। यह लू साधारण गर्म हवा से कैसे अलग है? लू कोई आम हवा नहीं है, ये एडवेक्शन नामक एक मौसमी प्रक्रिया का परिणाम है। एडवेक्शन? ये क्या होता है? इसमें होता ये है कि राजस्थान के थार मरुस्थल और मध्य भारत के जो तपे हुए पठार हैं, वहां से सूखी और आग जैसी हवाएं क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली बहती हैं। और चूंकि बुंदेलखंड सीधे तौर पर इन क्षेत्रों से जुड़ा है, बिल्कुल, इसलिए मई और जून में यहाँ ये हवाएं अपने चरम पर होती हैं। ये हवा शरीर से पसीना तुरंत सोखकर गंभीर डिहाइड्रेशन पैदा करती है। ये तो वाकई डरावना है। लेकिन ये पूरी मशीनरी आखिर काम कैसे करती है? इसी पर अगला सवाल है। प्रश्न 8। प्रादेशिक जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? सही उत्तर है अक्षांश, महाद्वीपीय प्रभाव, वायुदाब व हवाएं। ये सभी। आप इसे वायुमंडल का एक बड़ा सा इंजन समझ सकते हैं। अक्षांश तय करता है कि किसी जगह पर सूरज की किरणें कितनी सीधी पड़ेंगी या तिरछी पड़ेंगी। महाद्वीपीय प्रभाव नमी को कंट्रोल करता है। वायुदाब? वायुदाब यानी एयर प्रेशर, ये सबसे अहम है। गर्मियों में उत्तर पश्चिम भारत में भयंकर गर्मी से निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। एक वैक्यूम की तरह। एकदम वैक्यूम की तरह। और यही वो वैक्यूम है जो समुद्र से मानसूनी हवाओं को जमीन की तरफ खींचता है। बिल्कुल। ये सब एक साथ मिलकर जलवायु का निर्माण करते हैं। और इसी वैक्यूम और गर्मी का असर कुछ खास जिलों पर सबसे ज्यादा होता है। देखिए प्रश्न 9। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किन जिलों में पड़ती है? सही उत्तर है आगरा व झांसी। इसका कारण विशुद्ध रूप से उनकी भौगोलिक लोकेशन है। अगर आप मैप देखें तो आगरा राजस्थान के एकदम मुहाने पर है, जहां मरुस्थल की भट्टी जैसी हवाएं सीधे आती होंगी। बिल्कुल, बिना किसी रुकावट के। और दूसरी तरफ झांसी कर्क रेखा के करीब है और पठारी जमीन पर बसा है, जो सूर्य की किरणों को बहुत ज्यादा सोखती है और फिर रेडिएट करती है। हाँ, इसी वजह से यहाँ गर्मी का स्तर असहनीय हो जाता है। इस तपती गर्मी के बाद तो बस एक ही राहत होती है, वो है बारिश। प्रश्न 10। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी। लेकिन एक सवाल है, भारत के पश्चिम में अरब सागर भी तो है, वहां से बारिश क्यों नहीं आती? आती है, टकराती नहीं है। इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नमी भरी हवाएं गंगा के मैदानों में प्रवेश करती हैं और हिमालय उन्हें बाहर जाने से रोकता है। एग्जैक्टली। इसलिए वे हवाएं एक टनल या सुरंग की तरह उत्तर प्रदेश के ऊपर से गुजरती हुई खूब बरसती हैं। ये मानसून की बारिश मुझे हमेशा एक भौगोलिक लॉटरी की तरह लगती है। मतलब प्रकृति किसी को सब कुछ दे देती है और किसी को खाली हाथ छोड़ देती है। देखिए प्रश्न 11। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सही उत्तर है गोरखपुर। और फिर ठीक इसके विपरीत प्रश्न 12। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सही उत्तर है मथुरा। भौगोलिक लॉटरी कहना बिल्कुल सटीक है। यहाँ गोरखपुर पूर्व में है और हिमालय के ठीक नीचे है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले बादलों के पास यहाँ नमी का पूरा भंडार होता है, इसलिए यहाँ भारी बारिश होती है। हाँ, लेकिन वही बादल जैसे जैसे पश्चिम की ओर मथुरा की तरफ बढ़ते हैं, वे रास्ते भर बरसते हुए जाते हैं। तो मथुरा पहुंचने तक उनका पानी का कोटा लगभग खत्म हो चुका होता है। बिल्कुल सही। भारी बारिश के बाद जब मौसम करवट लेता है तो सर्दी आती है। प्रश्न 13। प्रदेश के किस माह में सर्वाधिक ठंड पड़ती है? सही उत्तर है जनवरी। लेकिन अगर हम थोड़ा लॉजिक लगाएं तो दिसंबर के अंत में दिन सबसे छोटे होते हैं,
फिर जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड क्यों? इसे विज्ञान की भाषा में थर्मल लैग कहते हैं। पृथ्वी तुरंत ठंडी या तुरंत गर्म नहीं होती। अच्छा। दिसंबर में जब सूरज की किरणें सबसे कम होती हैं, तब पृथ्वी के अंदर जो बची हुई गर्मी है वो धीरे धीरे निकलती है। जनवरी आते आते वह संचित गर्मी पूरी तरह खत्म हो जाती है। और फिर हिमालय की ठंडी हवाएं। प्रश्न 14, बुंदेलखंड के पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है 1 और 2, और वो कथन है कि वर्षा 120 से 125 सेंटीमीटर होती है और वर्षा पूर्व से पश्चिम बढ़ती है। मतलब ये दोनों बातें गलत हैं। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर दिखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का सबसे सूखा इलाका है, तो वहां 120-125 सेंटीमीटर बारिश का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल हास्यास्पद है ये दावा। वहां मुश्किल से 80-90 सेंटीमीटर बारिश होती है। और दूसरी बात, अभी हमने डिस्कस किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में मॉनसून पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। तो बारिश हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, बढ़ती नहीं। एकदम सही। इस पूरी चर्चा का एक बेहतरीन सारांश हमारे अगले सवाल में है। प्रश्न 15, सुमेलित कीजिए। सर्वाधिक ठंडा जनवरी, गर्म जून, वर्षा गोरखपुर, कम वर्षा मथुरा का सही क्रम क्या है? सही उत्तर है 2, 1, 4, 3। ये उन सभी चरम बिंदुओं को एक साथ रखता है जिन पर हमने अभी बात की। अब सर्दियों के एक अजीब पैटर्न पर आते हैं। प्रश्न 16, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर कम होता है? सही उत्तर है दक्षिण से उत्तर। ये थोड़ा अटपटा लगता है। दक्षिण तो भूमध्य रेखा के करीब है ना, वहां तो गर्मी होनी चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में भूमध्य रेखा के करीब होने से गर्मी ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक दूसरा फैक्टर हावी हो जाता है। हिमालय? हाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने का मतलब है हिमालय के करीब जाना। पहाड़ों की बर्फ और वहां से उतरने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव अक्षांश के प्रभाव को पूरी तरह बेअसर कर देता है। इसीलिए उत्तर की ओर तापमान कम होता जाता है। बिल्कुल, और इसके पीछे अंतरिक्ष और पृथ्वी के झुकाव का भी बड़ा हाथ है। प्रश्न 17, शीत ऋतु के दौरान दिसंबर के अंत तक सूर्य कौन सी रेखा के ऊपर रहता है? सही उत्तर है मकर रेखा। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दिसंबर के महीने में ये झुकाव ऐसा होता है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की मकर रेखा के ठीक ऊपर चमकता है। चूंकि उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में है, तो सूरज की किरणें यहाँ बहुत तिरछी पहुंचती होंगी। हाँ, और किरणें जितनी तिरछी होंगी, उन्हें वायुमंडल का उतना ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जिससे उनकी गर्मी जमीन तक पहुंचते पहुंचते बिखर जाती है। बिल्कुल, और यहाँ सर्दियां आ जाती हैं। इस सर्दी का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी गहरा होता है। प्रश्न 18, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के बारे में सही कथन चुनें। सही उत्तर है उपरोक्त सभी, जिसमें वर्षा 65 से 80 सेमी, शीत तापमान 10 डिग्री से कम और मैनपुरी, मेरठ, आगरा शामिल जिले हैं। पश्चिमी मैदानों की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वो हर तरह की नमी से दूर हो जाते हैं। यहाँ ना तो समुद्र का प्रभाव है और न ही हिमालय की तराई जैसी बारिश है। इसलिए यहाँ सर्दियों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। हाँ, और वर्षा की मात्रा सिमटकर सिर्फ 65 से 80 सेंटीमीटर ही रह जाती है। यहाँ से जानकारी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब बादलों और हवाओं से नीचे उतरकर जमीन की बात होगी, यानी मृदा के। प्रश्न 19, लाल मृदा के बारे में सही कथन चुनें। सही उत्तर है 1 और 2, यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी होती है और ये मिर्जापुर, झांसी में पाई जाती है। ये मिट्टी लाल क्यों होती है? ये लाल मिट्टी प्राचीन विंध्य पर्वत की चट्टानों के टूटने से बनती है। इस चट्टान में लौह तत्व यानी आयरन बहुत अधिक होता है। अच्छा, जैसे लोहे में जंग लगता है। बिल्कुल वैसे ही। जब इस लोहे का ऑक्सीकरण होता है तो मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। क्या? इसमें खेती के लिए जरूरी मुख्य पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की भारी कमी होती है। ओह, इसीलिए यहाँ गेहूं या धान के बजाय दलहन और तिलहन उगाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें कम पानी और कम पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस लाल मिट्टी की कम उपजाऊ क्षमता तो समझ आती है, लेकिन कुछ इलाकों में तो उपजाऊ मिट्टी ही गायब हो रही है। प्रश्न 20, मृदा अपर्दन के बारे में सही कथन चुनें। सही उत्तर है 1 और 2, यानी वायु अपर्दन गर्मियों में अधिक होता है और आगरा, मथुरा अधिक प्रभावित हैं। हवा मिट्टी को कैसे उड़ा ले जाती है यार? ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। देखिए, आगरा और मथुरा मरुस्थल के करीब है। गर्मियों में जब तेज लू चलती है
तो जमीन में नमी बिल्कुल नहीं होती। और नमी ही तो मिट्टी के कणों को आपस में बांध कर रखती है। एग्जैक्टली नमी के बिना ऊपर की जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसे टॉपसॉइल कहते हैं, वो एकदम धूल बन जाती है और फिर हवाओं से उड़ा ले जाती है। हाँ, इसे वायु अपर्दन कहते हैं, जो किसानों के खेतों की पूरी उपजाऊ परत छीन लेता है। इन्हीं विविधताओं के कारण पूरे राज्य के लिए एक जैसी खेती की योजना नहीं बन सकती। प्रश्न 21। उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? सही उत्तर है 9। ये शस्य जलवायु या एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स क्या बला है? शस्य जलवायु क्षेत्र का अर्थ है राज्य को ऐसे हिस्सों में बांटना जहां तापमान, मिट्टी का प्रकार और पानी की उपलब्धता एक समान हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना विशाल और विविध है, बिल्कुल, इसलिए इसे 9 अलग-अलग कस्टमाइज्ड क्षेत्रों में बांटा गया है। आप खुद सोचिए, अगर बुंदेलखंड का किसान तराई वाले धान बोने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। हाँ, ये 9 क्षेत्रों का विभाजन एक प्रकार का वैज्ञानिक नक्शा है, जो बताता है कि प्रकृति कहाँ क्या उगाने की अनुमति देती है। मृदा के आधार पर भी एक व्यापक विभाजन है। प्रश्न 22। उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सही उत्तर है 3। मुख्य रूप से पूरे राज्य की जमीन को हम 3 परतों में देख सकते हैं। सबसे ऊपर हिमालय के पैरों में भाबर और तराई का क्षेत्र, बीच में गंगा यमुना का मैदान, बिल्कुल वो विशाल मध्य मैदानी भाग है, और सबसे नीचे दक्षिण का सख्त पठारी भाग है। भाबर क्षेत्र के बारे में अगला प्रश्न बहुत दिलचस्प है। प्रश्न 23। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से भाबर मृदा पाई जाती है? सही उत्तर है सहारनपुर एवं बिजनौर। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये भाबर क्षेत्र किसी प्राकृतिक छलनी की तरह व्यवहार करता है। ये उपमा बिल्कुल सटीक है। देखिए, जब तेज नदियां पहाड़ों से नीचे मैदान में उतरती हैं तो उनकी गति अचानक से कम हो जाती है, क्योंकि ढलान कम हो जाती है। हाँ, और गति कम होने से वे अपने साथ लाए गए बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ों को पहाड़ की तलहटी में ही छोड़ देती हैं। यही भाबर है। तो जब पानी इन पत्थरों के बीच से गुजरता है तो वो नीचे रिस जाता है, बिल्कुल एक छलनी की तरह। यहाँ पानी सतह पर दिखता ही नहीं है, इसलिए यहाँ कृषि करना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन जो पानी यहाँ रिस कर गायब हो जाता है, वो आगे जाकर एक चमत्कार करता है। प्रश्न 24। तराई क्षेत्र की मृदा में किन फसलों की खेती की जाती है? सही उत्तर है गन्ना एवं गेहूं। जी हाँ, भाबर के पत्थरों के नीचे से बहने वाला पानी आगे चलकर तराई क्षेत्र में वापस जमीन की सतह पर फूट पड़ता है। ओह, इससे पूरी जमीन दलदली और नमी से भरपूर हो जाती होगी। एकदम। और गन्ना और गेहूं दोनों ही ऐसी फसलें हैं जिन्हें लगातार नमी और गहरी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो तराई क्षेत्र एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस की तरह इन फसलों के लिए आदर्श माहौल देता है। बिल्कुल सही। अब राज्य की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी की बात करते हैं। प्रश्न 25। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सही उत्तर है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल, यह वह सोना है जिसमें उत्तर प्रदेश को भारत का अन्न भंडार बनाया है। तो ये नदियों द्वारा लाई जाती है ना? हाँ, नदियां जब पहाड़ों से बहकर आती हैं तो वे अपने साथ बहुत ही बारीक गाद और खनिज लेकर आती हैं, जिन्हें वो मैदानों में बिछा देती हैं। मतलब ये नदियां एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं। बिल्कुल, जो हर साल नई उपजाऊ मिट्टी लाकर खेतों में डाल देती हैं। इस मिट्टी की असल ताकत उसके रसायनों में है। प्रश्न 26। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? सही उत्तर है पोटाश एवं चूना। इन दोनों की क्या भूमिका है? पोटाश पौधों के इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। ये जड़ों को मजबूत करता है और बीमारियों से बचाता है। और चूना? चूना मिट्टी के पीएच स्तर को संतुलित रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एंटासिड पेट की एसिडिटी को दूर करता है। अरे वाह, क्या तुलना है। चूने के कारण मिट्टी न तो बहुत ज्यादा अम्लीय होती है और न ही क्षारीय, जो बीजों के अंकुरन के लिए एकदम सही है। जलोढ़ मृदा भी अपनी उम्र के हिसाब से अलग-अलग व्यवहार करती है। प्रश्न 27। जलोढ़ मृदा की नवीनता एवं प्राचीनता के आधार पर इसे कितने भागों में विभक्त किया जाता है? सही उत्तर है 2। बाढ़ के पानी के साथ जो मिट्टी हर साल नहीं आकर बिछ जाती है, उसे खादर कहते हैं। ये नवीन जलोढ़ है। लेकिन जो मिट्टी पुरानी हो चुकी है, उसे एक अलग नाम दिया जाता है। बिल्कुल। और यही हमारा अगला सवाल है। प्रश्न 28। गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वो भाग जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता,
कहलाता है? सही उत्तर है बांगर मृदा। सदियों पहले नदियां जिन ऊंचे इलाकों में बहती थीं, वहां उन्होंने जो मिट्टी छोड़ी वो बांगर है। आज तो नदियों का जलस्तर नीचे चला गया है। हाँ, इसलिए बाढ़ का नया पानी और नई उपजाऊ गाद इन ऊंचे बांगर इलाकों तक नहीं पहुंच पाती। ये मिट्टी उपजाऊ तो है, लेकिन इसमें रिन्यूअल नहीं हो पाता, मतलब नयापन नहीं आ पाता है। इसी कारण से यहाँ एक बड़ा संकट जन्म ले रहा है। प्रश्न 29, सघन कृषि के कारण बांगर मृदाओं में किसकी कमी होती जा रही है? सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी से उसका जीवन ही छीना जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। बांगर मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नई गाद तो आ नहीं रही है, लेकिन बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए उस जमीन पर लगातार सघन कृषि की जा रही है। मतलब इंटेंसिव फार्मिंग, साल में 3-3 फसलें उगाई जा रही हैं। बिल्कुल। इस अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी के अंदर मौजूद प्राकृतिक नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो भंडार है वो पूरी तरह खत्म हो रहा है। तो जमीन अब बिना रासायनिक खादों के उपज देने में अक्षम होती जा रही है। दुख की बात है, लेकिन यही सच है। मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ा ही ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 30, निम्न में से किस जिले में लवणीय या क्षारीय मृदा नहीं पाई जाती है? सही उत्तर है फैजाबाद, अयोध्या। ये लवणीय मृदा की समस्या क्या है? लवणीय या क्षारीय मृदा, जिसे स्थानीय भाषा में ऊसर जमीन भी कहा जाता है, ये अक्सर वहां बनती है जहां बहुत अधिक सिंचाई होती है, लेकिन पानी निकलने का सही रास्ता नहीं होता। ड्रेनेज की समस्या। हाँ, पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन जमीन के अंदर मौजूद नमक ऊपर सतह पर आकर एक सफेद परत बना लेता है, जिससे जमीन बंजर हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन फैजाबाद या अयोध्या क्षेत्र का प्राकृतिक जल निकासी तंत्र इतना शानदार है कि वहां ये नमक जमा होने की समस्या नहीं होती। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।